भाई यूनिट 4 है आपकी वर्क एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में सबसे पहले आप पढ़ोगे फोर्स। फोर्स होता क्या, ठीक है जी। भाई फोर्स तो आपको पता है, पुश और पुल के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी आप यूज करते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, फोर्स। और फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे क्या लिख सकते हैं आप, एम डॉट ए वेक्टर। मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन, उस फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या कहेंगे, फोर्स। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है और सीजीएस यूनिट डाइन, और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला mLT की पावर -2 होता है, ये सभी आपको पहले ही पता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दो तरह के फोर्सेस हैं आपके पास, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होते हैं, सभी सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या कोई भी ऐसा फोर्स जो फ्रिक्शन पर, विस्कस ड्रैगिंग इफेक्ट पर डिपेंड ना करता हो, तो उस फोर्स को आप क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। पहचानेंगे कैसे कंजर्वेटिव फोर्स को, मान लीजिए एक ये सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, आपने इसके ऊपर एक एफ वेक्टर फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से डिस्प्लेस होकर के बी पॉइंट तक पहुंच गया। अगर आपने दूसरी सरफेस ली और उस पर भी वर्क वही हुआ जो इस पर था, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स ने जो काम किया है वो वर्क सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड नहीं करता कि सरफेस स्मूथ है या रफ है, तब ऐसे फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। इफ द वर्क डन बाय द फोर्स does not depend at the nature of the surface whether it is smooth or rough, then force said to be conservative in nature. Concept clear? सभी सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं सभी कंजर्वेटिव होते हैं। कुछ खास बातें इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट हमेशा ही होती है क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप अगर तीन चीजें कहीं भी देखें, पहला वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड एट द नेचर ऑफ द सरफेस, इट ओनली डिपेंड एट द डिस्प्लेसमेंट, इट डज नॉट डिपेंड एट द नेचर ऑफ द सरफेस whether it is smooth or rough, then you can say that the force is conservative। अगर आप देखें एनर्जी जो पहले थी सिस्टम की वो एनर्जी बरकरार है, वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है कहीं, तो आप क्या कहेंगे, फोर्स इज कंजर्वेटिव। लीनियर मोमेंटम से आप पहचान नहीं सकते क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों के लिए कांस्टेंट होती है। तो इन दो फैक्टरों से आप कभी भी फोर्स को कंजर्वेटिव है या नहीं है ये नहीं बता सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो नहीं है, अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस है तो नॉन कंजर्वेटिव, और अगर लॉस नहीं है तो कंजर्वेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, अगर वर्क होगा
तो वो नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करेगा। अगर स्मूथ सरफेस है तो वर्क ज़्यादा होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कम होगा, क्योंकि बैकवर्ड जो रिवर्स डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन के कारण फोर्स लगेगा वो स्मूथ पे कम लगता है और रफ पर ज़्यादा लगता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगता है वो भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। समझ रहे आप मेरी बात? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, सभी जो भी रेजिस्टेंस फोर्सेस होते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस होंगे सभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने अभी क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। इसके बाद वर्क होता क्या है समझिएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस हो गया, तो उसे आप क्या कहेंगे? इट इज सेड टू बी वर्क। इट इज सेड टू बी वर्क। तो वर्क क्या है? मान लीजिए आप ये टेबल है, टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था और इस पर आपने एक फोर्स लगाया F वेक्टर। मान लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, वो हल्का सा किसी एंगल पर खिसक गया, वो डिस्प्लेसमेंट हल्की सी किसी थीटा एंगल पर हो गई। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे आप तो ds यूज कीजिएगा, फोर्स कैपिटल F। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क होगा, जो वर्क किसके बराबर होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर आप टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क में क्या होगा? इंटीग्रेशन बोथ साइड, dw वर्क, w का आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, फोर्स तो कांस्टेंट है, और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s। तो टोटल वर्क को आप इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आपके पास आएगा F ds cos थीटा। मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डिपेंड एट दैट फैक्टर। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच थीटा ज्यादा है, थीटा बढ़ने से cos थीटा घटता है, जब cos थीटा घटेगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी घटेगा। तो अगर इस तरफ फोर्स लगाते हैं आप, मेरे एरो देखिएगा ध्यान से, इस तरफ आप फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा थीटा एंगल पर होती है, तो जितना ज्यादा थीटा एंगल होगा उतनी ही अमाउंट ऑफ वर्क डन कम होगा। थीटा एंगल कम होता चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में आती चली जाएगी, तो वर्क डन ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी समझाऊंगा मैं डिटेल में थोड़ा आपको, पहले समझिए जरा। वर्क, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्क। मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर गॉसियन सिस्टम, ना कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये बात आप याद रखेंगे। 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 10⁻7 अर्क। ये आपने यूनिट फर्स्ट में ड्राइव किया था। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम में वर्क को कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है जी, वर्क को क्वाड्रेंट सिस्टम में आप किस तरीके से स्टडी करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसे x एक्सिस मान लूं प्लस x एक्सिस, और इसे माइनस x एक्सिस, और इसे मैं प्लस y एक्सिस मान लूं, और इसे मैं माइनस y एक्सिस, ये ओरिजिन मान लीजिए। मैंने मान लिया कि वर्क करने के लिए मैंने फोर्स प्लस x एक्सिस के साथ लगाया, प्लस x एक्सिस के अलावा मैंने फोर्स लगाया है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हुई है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? एग्जैक्ट x एक्सिस पर 0 डिग्री। वर्क किसके बराबर था अभी आपके पास? Fs cos थीटा। जब थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1। तो वर्क किसके बराबर होगा? Fs। अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो थीटा 0 डिग्री होगा और वर्क F इंटू S के बराबर आएगा। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ये आप याद रखेंगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मान लीजिए
डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होती है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। यहां वर्क किसके बराबर होगा, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बढ़ी तो कोस थीटा की वैल्यू घटी। जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कोस थीटा की वैल्यू घटती है, तो वर्क कम होता है। तो जैसे जैसे आप ये डिग्री पर एंगल बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वर्क कम होता चला जाएगा। अब मैंने पूरा कर दिया 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स। मान लीजिए मेरे हाथ के ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है और मैंने इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। जब फोर्स परपेंडिकुलर लगा तो मार्कर टच से मस नहीं हुआ, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ वर्क डन 0। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। जब एस इस तरफ करनी चाहिए मैंने परपेंडिकुलर फोर्स में, तो मुझे रिजल्ट मिला थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और कोस 90 0, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन 0। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपने एक चीज और पढ़ी हुई है, क्या, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा मतलब और पॉजिटिव, कोस साइन कोट कोसेक सेक सब पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव या साइन इनवर्स पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव या टेन इनवर्स पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव या कॉस इनवर्स पॉजिटिव। अब देखिए जरा, जब आप इस तरफ थीटा लेकर के आएंगे तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर थीटा 90 से ऊपर होगा, थीटा 90 से ऊपर होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 नेगेटिव होगा। मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। ऐसा कब होता है डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, मान लीजिए मैं यहां रखूं हाथ और ऐसे फोर्स लगाऊं, फोर्स नीचे लगा है, ये ऊपर उछला, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हुआ वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। भाई मैंने इसे यहां रखा और ये ऊपर उछला, ऊपर उछला तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया था। तो जब डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में है तो ये थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। और कोस 180 तो आप मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, आपको पता है -1 होता है। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, -Fs। इट इज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ द वर्क या फिर मिनिमम वर्क। इसे कई बुक्स के अंदर मिनिमम वर्क भी लिखा गया है और कई बुक्स के अंदर इसे मैक्सिमम नेगेटिव वर्क भी लिखा गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर। जब थीटा 180 के बाद और बढ़ेगा, जब 180 के बाद और बढ़ेगा तो फिर दोबारा इसकी नेगेटिविटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, 0 की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब 270 डिग्री होगा तब फिर दोबारा थीटा 270 डिग्री पर कोस 270 पर 0 हो जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क 0 हो जाएगा। फिर जब 270 से 360 की तरफ चलेगा तो इस क्वाड्रेंट में कोस दोबारा पॉजिटिव होगा। जब कोस पॉजिटिव होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ये 0 से Fs की तरफ बढ़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100% क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब आप यहां तक एक बार कीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसे आप न्यूमेरिकली यूज कैसे करेंगे और एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे। इससे वर्क के फॉर्मूले से आप एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, क्या हमेशा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के बराबर होती है। एक स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग छोड़ दिया तो स्प्रिंग मैंने कंप्रेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, मैंने स्ट्रेच किया तो बढ़ेगी या घटेगी। तो आप क्या कहेंगे, आप खींच लो या उसे कंप्रेस कर लो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और वर्क इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स ऑल।